हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु एंड टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ 6 मार्च 2021। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 17 से 18 करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखियो और साथ ही साथ सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, वीडियो को शेयर करने के बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें डिस्कस करूंगा कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की करंट अफेयर पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। गाइस उसका बहुत ही सिंपल मेथड है कि आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। तो याद रखना है, अफेयर्स क्लाउड नाम नहीं है, करियर्स क्लाउड नाम है। और इसमें आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप डायरेक्टली वहां से जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन को बाय करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट से उसको क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चाहे आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन चाहे 2 साल की सब्सक्रिप्शन अगर आप बाय करना चाहते हैं, उसका प्राइस दोनों का बहुत ज्यादा मिनिमल है। वो 2021 और 2022 के लिए क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। लेकिन फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन को बाय करना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है affairscloud.com/current affairs। लेकिन आप क्यों बाय करोगे इसको, मतलब हम आपको इसके अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से ये आपके करंट अफेयर सेक्शन को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा। तो हम किस तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे डेली वाइज पीडीएफ, जिसमें आपको 2 पीडीएफ देंगे। एक में पूरे दिन का डिटेल्ड करंट अफेयर होगा, एक में हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको क्या देंगे, पीडीएफ देंगे, जिससे आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ, जिसमें हम वीक वाइज करंट अफेयर्स को आपको क्या करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे। और वीक वाइज आप करंट अफेयर्स को जब रिवाइज करोगे तो आपको डेली और वीकली दोनों तरह से, मतलब 2 या 3 बार आप करंट अफेयर को रिवाइज कर चुके होंगे। फिर आप उसका टेस्ट दे सकते हो, मतलब वीकली टेस्ट के अंदर आप अपने आप को जान सकते हो कि कितना करंट अफेयर मुझे याद रह रहा है और कितना और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो है मंथली पीडीएफ सेक्शन। इसमें आपको एक नहीं, हम अलग अलग तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एग्जाम जो है वो इजीली जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो जाएं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आप देखोगे स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ में हम आपको डिटेल्ड करंट अफेयर देंगे पूरे महीने का, मतलब आप आराम से पढ़ो उसको, डिटेल्ड पढ़ो, ताकि कोई भी चीज जो है वो आपकी करंट अफेयर में ना छूटे। फिर उसको रिवाइज करने के लिए आप दूसरी पीडीएफ को यूज करोगे, जो कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में वही करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे ताकि आप क्वेश्चन एंड आंसर लगा सको। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। आराम से करंट अफेयर्स को एग्जाम से पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में रिवाइज करने के लिए आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके उन बच्चों के लिए तैयार करते हैं जो बैंकिंग एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा पीडीएफ टॉप 100, इसका मतलब टॉप 100 करंट अफेयर्स पर्टिकुलर मंथ के आपको मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप करंट अफेयर्स को पूरी तरह से रिवाइज कर सको। तो आप सोच सकते हो कि इस तरह से अगर हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका करंट अफेयर सेक्शन यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है, आप एक बार एप्लीकेशन के ऊपर जाके देखें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि कितने कम प्राइस पे हम ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस कोड का आप यूज कर सकते हो ASH10, तो आपको और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों 6 मार्च 2021 का करंट अफेयर। और हमारे पहला सेक्शन जो है वो कौन सा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, तो इसलिए जरूर ध्यान से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि 90% से ऊपर चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। लेकिन फिर से बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। तो यार इंडिया का रैंक कौन सा है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीडम के बारे में बताता है, नाम से पता लग रहा है। लेकिन किस चीज की फ्रीडम के बारे में बताता है, ये इकोनॉमिक फ्रीडम, ये सोशल फ्रीडम, हर तरह के फैक्टर जो है वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन आपने बताना है कि इसमें इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा होगा। इसमें स्कोर दिया जाता है, मतलब जितना स्कोर ज्यादा होगा उतना ही आप जो है फ्री हो। मतलब अगर आपका स्कोर 100 है, मतलब 100 में से ये दिया जाता है, तो इसका मतलब मोस्ट फ्री कंट्रीज है, मतलब वहां पे लोगों को क्या प्रोवाइड हो रही है, फ्रीडम मिल रही है। लेकिन अगर आपका स्कोर 1 है तो इसका मतलब आप जो है वो लीस्ट फ्री कंट्रीज में आते हो। और इंडिया का जो स्कोर है वो 67 है दोस्तों। तो इंडिया किस में आती है, इंडिया आती है पार्टली फ्री में। तो याद रखना है पार्टली फ्री में मतलब कुछ चीजें फ्री भी हैं, मतलब कुछ चीजों में फ्रीडम है लेकिन कुछ चीजों में फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए याद रखना है। और इंडिया जो है वो पार्टली फ्रीडम में या पार्टली फ्री कंट्रीज में आता है। और मोस्टली फ्री कंट्रीज कौन सी हैं, लाइक फिनलैंड, स्वीडन,
नॉर्वे, ये कंट्रीज जो है वो दोस्तों क्या है, इनका स्कोर 100 है, ये मोस्ट फ्री कंट्रीज हैं। तो आप पूछोगे सर पहला रैंक जो है, मतलब पहला नंबर जो है वो किसका है, मतलब स्कोर जो है वो पहला किसका है, तो यार लीस्ट फ्री कंट्रीज कौन सी है, तिब्बत। तो देख सकते हो तिब्बत है हमारे पास, सीरिया है, तिब्बत में चाइना ने जो है वो पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, सीरिया जो है वो आपको पता है टेररिस्ट कंट्री। तो इसका मतलब यार ये कंट्रीज में फ्रीडम जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब इस इंडेक्स में जो सबसे अच्छा स्कोर किया है वो किया फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने, और इंडिया ने स्कोर किया 67। तो यार नाम जरूर याद रखना है कि इंडिया कौन से नंबर पे है, मतलब अभी रैंक नहीं मैं आपको बता रहा, सिर्फ उनके 100 में से मार्क्स जो है वो बेसिकली बता रहा हूं। तो आपने याद रखना है ये फर्स्ट टाइम हुआ है 1997 के बाद से कि यार इंडिया जो है वो पार्टली फ्री में डाला गया। इससे पहले इंडिया जो है वो फ्री कंट्रीज में आता था, लेकिन अभी पार्टली फ्री में आ गया और इंडिया का रैंक जो है वो डिक्रीज हो चुका है। पहले इंडिया का रैंक 83 था, लेकिन अभी इंडिया का रैंक जो है वो 88 था। तो डी आंसर बिल्कुल सही है, और बहुत से बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका डी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो इंडिया डाउनग्रेडेड फ्रॉम फ्री टू पार्टली फ्री इन द डेमोक्रेसी रिपोर्ट। और ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो बनती है ये 1941 से बनती आ रही है। ये अलग अलग चीजों को देखती है, और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। तो फ्रीडम हाउस ने इस पूरे को तैयार किया है, फ्रीडम इंडेक्स को। और साथ ही साथ इसमें जो फंडिंग है वो कौन प्रोवाइड करता है इसको तैयार करने के लिए, यूएस गवर्नमेंट जो है वो इसको तैयार करती है। तो आप देख सकते हो इंडिया हैज स्कोर्ड 67, इट्स पोजीशन हैज बीन डाउनग्रेडेड टू पार्टली फ्री फ्रॉम फ्री इन 2020। क्योंकि 2020 में यार हमारा स्कोर अच्छा था, 2020 में हमारा स्कोर जो है वो 71 था, अभी 67 हो गया। मतलब हमारी फ्रीडम जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। इंडियाज रैंकिंग हैज आल्सो फॉलन टू 88, मतलब पहले मैंने बताया 83 था, लेकिन अभी इंडिया का क्या हो गया 88। तो यार याद रखना है, जैसे यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने पुराने वाला पूछ लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके उन्होंने पुराना पूछ लिया था। तो याद रखना है 83 पुराना था, अभी जो है वो 88 है। तो मोस्ट फ्री कंट्रीज कौन सी हैं, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, और लीस्ट फ्री कंट्रीज कौन सी है, तिब्बत, सीरिया। उनका स्कोर जो है वो सिर्फ 1 ही है, उनका स्कोर जो है वो क्या है, सिर्फ 1। और याद रखना है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अंदर, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अंदर इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है, उसमें भी इंडिया जो है पीछे चला गया। इंडिया स्लिप 2 प्लेसेस टू 53rd रैंक। इससे पहले इंडिया का 51st रैंक था, लेकिन इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53rd रैंक है। तो यार कंफ्यूज ना हो जाइए, ये दो तरह के रैंक है, एक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, वो एक रिपोर्ट है, एक है रैंकिंग लिस्ट किसके अंदर, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, उसमें इंडिया का रैंक 53rd रहेगा। तो ये दोनों चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट हु वाज रैंक्ड ऑन द टॉप स्पॉट इन 100 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021? और आपने बताना है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर। और इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और आपने याद रखना है ये बाय सब्जेक्ट रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, वैसे हम रैंकिंग की बात नहीं कर रहे, जिसमें इन्होंने 100 यूनिवर्सिटीज को हर डिसिप्लिन के अंदर जो है वो स्कोर कार्ड दिया है। हर डिसिप्लिन के अंदर हर कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक जो है वो किया है। हम यहां पे पूछ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज जो लिस्ट जारी की है करेली सीमेंट्स ने, जो कि एक लंदन यूके बेस्ड जो है वो रैंकिंग प्रोवाइड करती है। जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एक रैंकिंग निकालती है, 2004 के बाद से यह निकाल रही है। और बहुत ही आप कह सकते हो कि इनकी मान्यता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इन्होंने रैंकिंग निकाली है। और ये सब्जेक्ट वाइज हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख के आपने आंसर देना है। और मैं कौन से सब्जेक्ट या कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो QS ने 100 टॉप यूनिवर्सिटीज को रैंक किया है, उसमें कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे है। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पे है, उसमें इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है उसका रैंक कौन सा है। तो यार अगर मैं बात करता हूं यहां पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, तो उसमें जो सबसे पहली इंडियन यूनिवर्सिटी है उसका रैंक जो है वो कौन सा है, 49 रैंक है। कौन सा रैंक है, 49 है, और वो आंसर क्या होगा, IIT बॉम्बे। अदरवाइज सबसे पहले नंबर पे जो है वो कौन सी है, MIT यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो उनका है। लेकिन इंडिया में सब्जेक्ट वाइज अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे तो उसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर जो है वो 49th रैंक जो है वो किसका, IIT बॉम्बे का। फिर आता है IIT दिल्ली का, वो 54th रैंक पे चला जाता है। फिर आता है हमारे पास IIT मद्रास, वो 94th रैंक पे चला जाता है। फिर यार आगे अलग अलग तरह की रैंकिंग जो है इन्होंने दी हुई है, लेकिन अदरवाइज टोटल 12 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर, मतलब 100 इंस्टीट्यूशन जो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट में है, तो उसमें 12 इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया के हैं। तो आप देख सकते हो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी क्रेडिट्स गवर्नमेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स 12 इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन टॉप 100
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय द क्यूएस 2021। तो 12 इंडियन इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर। लाइक अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूंगा तो आईआईटी बॉम्बे है, उसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी गुवाहाटी बेंगलोर, IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो पहले 8 इंस्टीट्यूशन थे सब्जेक्ट वाइज लिस्ट के अंदर, अब 12 इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर आ चुके हैं। इन्होंने टोटल 51 डिसिप्लिन को लिया है, जिसको आगे जो है वो 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लाइक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया और सब में रैंकिंग जो है वो अलग अलग है। और एनुअल रैंकिंग जो है वो 51 डिसिप्लिन को कवर कर रहा है, तो हम इसको कवर कर चुके हैं। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इज ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू हैव एंटर्ड इन द टॉप 100 क्लब। इस बात को आपने थोड़ा सा याद रखना है, खास करके ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वो है कहां पे। तो ये तो आपको पता लग गया कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जगह जो है वो सोनीपत के अंदर है, हरियाणा के अंदर। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो टॉप 100 में शामिल है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। और ये 6 पैरामीटर के ऊपर जो है वो आंकी जाती है, लेकिन आपको पैरामीटर यार याद करने की जरूरत नहीं कि कौन से 6 पैरामीटर है जिनके ऊपर ये आंका जाता है। अदरवाइज 6 पैरामीटर है जैसे कि एकेडमिक रेपुटेशन कितनी है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कितनी है, मतलब जो वहां पे पढ़ा रहे हैं तो उनकी रेपुटेशन कितनी है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो कितनी है, कितने स्टूडेंट्स के पीछे फैकल्टी है, और जो है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो कितनी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो कितनी है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन वो 6 पैरामीटर्स के ऊपर जो है इसको आंकते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। और इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन जो है वो क्यूएस रैंकिंग के अंदर सब्जेक्ट वाइज लिस्ट के अंदर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा है, आईआईटी बॉम्बे। और पहले रैंक पे कौन सा है, एमआईटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और सबकी रैंकिंग अलग अलग है, मैं पहले बता चुका हूं। नेचुरल साइंस में भी एमआईटी आगे है, सोशल साइंस और मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, लेकिन यार ये लिस्ट सारी याद करने की जरूरत नहीं। जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो क्या था, वो था इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हो, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पहले नंबर पे एमआईटी यूनिवर्सिटी है, और जो आईआईटी बॉम्बे का रैंक है वो 49th है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्ड इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 पॉपुलेशन मोर देन मिलियन। तो यार इसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो निकाला गया है, तो इसमें बहुत सी सिटीज को आंका गया है, बहुत से शहरों को इसमें आंका गया है। और इसमें 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक मोर देन मिलियन, एक लेस देन मिलियन। मतलब एक मिलियन प्लस कैटेगरी होती है, एक होती है लेस देन मिलियन, मतलब 10 लाख से कम पॉपुलेशन, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, सिंपल। तो इसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाली में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, मतलब जिसमें बेहतर सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हैं, उसमें कौन जो है वो आगे आया है। तो यार फटाफट बता दो क्या आंसर होना चाहिए। और बच्चों ने आंसर बताना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल सर, स्टार्ट तो कर दिया हमने। तो आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, आंसर होगा बेंगलुरु। तो पहले रैंक जो है पे कौन आया, बेंगलुरु आया। मतलब सबसे अच्छी सुविधाएं जो हैं वो कौन दे रहा है, वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है हमारे पास बेंगलुरु। और वहां पे लोगों को रहना जो है वो आसान है, वहां पे लोग जो है वो अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। लेकिन यार ये सिर्फ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो सिर्फ सिटीज की रैंकिंग नहीं करता, ये म्युनिसिपैलिटीज की रैंकिंग भी जो है वो करता है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशन लेस देन मिलियन में सबसे आगे कौन है। लेस देन मिलियन में अगर आप देखोगे तो उसमें आगे आएगा शिमला। तो उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, मतलब लेस देन मिलियन है, लेकिन वो टॉप पे है। तो अगर आपको पूछें लेस देन मिलियन में तो शिमला आएगा, मोर देन मिलियन में तो कौन आएगा, बेंगलुरु आएगा। दूसरा स्थान जो है वो पुणे के पास है मोर देन मिलियन के अंदर, और तीसरा स्थान अहमदाबाद के पास है, चौथा स्थान चेन्नई के पास है। लेकिन यार पहला और दूसरा याद कर लें, मोर देन सफिशिएंट है। पहला बेंगलुरु, दूसरा पुणे। और इधर आप देखोगे लेस देन मिलियन के अंदर पहला स्थान शिमला के पास है, दूसरा भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। तो नेक्स्ट आते हैं म्युनिसिपल सिटी कौन सी टॉप की है, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि फिर से इसी के द्वारा निकाला गया जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, सॉरी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो निकाला है, नॉट द डूइंग बिजनेस। तो लिविंग इंडेक्स जिन्होंने निकाला है, और वो मिनिस्ट्री हमारे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो फटाफट बताएंगे कौन सी म्युनिसिपैलिटी है जो सबसे ऊपर आई है परफॉर्मेंस इंडेक्स में। फिर से इसमें 2 कैटेगरी है, पॉपुलेशन मोर देन मिलियन, एक पॉपुलेशन लेस देन मिलियन। तो पहले आपको मैं मोर देन मिलियन का बताता हूं क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा, इंदौर होगा। इसमें सिर्फ एक ही आंसर याद रखना है, टॉप वाला याद रखना है, इंदौर। और अगर लेस देन मिलियन में पूछ लें तो आंसर क्या आएगा, न्यू दिल्ली आएगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लेस देन मिलियन में टॉप पे है, जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया है। और इंदौर म्युनिसिपैलिटी जो है मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने
पॉपुलेशन मोर देन मिलियन के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। तो आप देख सकते हो हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, क्योंकि ये रैंकिंग इनकी तरफ से जारी की गई है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जो है वो जारी किया गया है। तो इस चीज को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर आप देख सकते हो, यहां पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में आप देखो बेंगलुरु जो है वो पॉपुलेशन मिलियन प्लस में, और शिमला जो है वो लेस देन मिलियन पॉपुलेशन में सबसे आगे है। और अगर म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखोगे, इंदौर टॉप पे है पॉपुलेशन मिलियन प्लस में, और पॉपुलेशन लेस देन मिलियन में ड्यू दिल्ली जो है वो ऊपर है। तो अब सबसे पहले बात याद रखने की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको रिलीज करता है, और ये 2020 की रैंकिंग अभी 2021 की लास्ट में आएगी, और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके लेके चलते हैं, मिलियन प्लस कैटेगरी और लेस देन मिलियन कैटेगरी दोनों को। और ये क्यों है? ताकि अर्बन डेवलपमेंट हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने ध्यान से ना पढ़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, विच स्टेट टॉप्ड इन द लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडिशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स 2021। तो आपको पता है यार, पूरे देश में चल रहा है कि ये लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर, और कोई जमीन जो है वो किसी और के नाम पे होती है लेकिन उसके ऊपर काम कोई और कर रहा है। तो सारे देश के अंदर जो है वो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है। तो उसमें कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, मतलब उसने सबसे अच्छे से काम किया है उस जगह के ऊपर, तो आप बताएंगे उसका रैंक जो है वो कौन सा होगा, मतलब स्टेट का नाम जो है वो आपने बता देना है। तो फटाफट बताएंगे यार क्या आंसर जो है वो उसका होना चाहिए। और बच्चों ने यार आंसर साथ ही साथ बताना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो आंसर क्या होगा इसका? मध्य प्रदेश होगा दोस्तों। पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। दूसरा स्थान जो है वो वेस्ट बंगाल का है। तीसरा स्थान जो है वो ओडिशा का है। लेकिन हमने पहला याद रखना है, पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का, दूसरा वेस्ट बंगाल का और तीसरा हमारे पास ओडिशा का है। तो इस चीज को याद रखेंगे। और इसमें ऑलमोस्ट 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि हम डिजिटलाइज करेंगे रिकॉर्ड्स को। मतलब अभी भी 4 स्टेट्स और यूटीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी इसके ऊपर डिसीजन जो है वो नहीं लिया है कि हमने क्या करना है, और जो आप कह सकते हो वो बहुत ज्यादा स्लो है इस काम के अंदर। तो मध्य प्रदेश ने इसके अंदर टॉप किया। सेकंड ईयर में, मतलब पिछले साल भी जो है वो सबसे टॉप पे थे, इस साल भी सबसे टॉप पे, मतलब सबसे ज्यादा लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का श्रेय जो है वो मध्य प्रदेश के पास जाता है। और 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिसने ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टार्ट कर दिया, जो आप रजिस्ट्री कराते हो। और 9 स्टेट आर स्टिल यूजिंग पेपर स्टैम्प्स फॉर इट। लेकिन 9 स्टेट्स में अभी भी जो है वो क्या चल रहा है? पेपर स्टैम्प्स ही चल रही है, मतलब पुराना सिस्टम ये जो हमारे पास चल रहा है। तो इसमें आपने याद क्या रखना है? इसमें सिर्फ याद रखना है कि कौन सी स्टेट ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के अंदर। और ये रिसर्च जो है वो दोस्तों किसने की है? ये है की है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसको आप NCAER भी कह देते हैं, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और प्रेसिडेंट है नंदन नीलकेनी जी, जो कि एक अपने आप में एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है। तो याद रहेगा बिल्कुल सर, हम कर चुके हैं बहुत सी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल सिक्योरिटी डे विच इज ऑल्सो नोन एज द राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे। तो यार फिर से एक डे जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया। कौन सा डे आ गया आपके पास? आ गया है नेशनल सिक्योरिटी डे। तो यार नेशनल सिक्योरिटी डे की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब इसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी कहते हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूं जिसमें आप दूसरा डे भी कवर कर सकते हो, इसी दिन नेशनल सेफ्टी डे भी मनाया जाता है। तो यार सिंपल हो गया कि नेशनल सेफ्टी डे भी जो है वो इसी दिन मनाया जाता है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी डे, नेशनल सेफ्टी डे दोनों एक ही दिन आ गए। कौन से दिन आ गए? 4th ऑफ मार्च। तो याद रखना है नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है 4th ऑफ मार्च। क्यों मनाया जाता है? ताकि यार उन लोगों को हम एक्नॉलेज कर सकें, उन लोगों को अप्रिशिएट कर सकें जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर काम किया है, देश के लिए सेवा की है। लाइक हम कह सकते हैं पुलिस फोर्स भी उसके अंदर आ जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स भी आ जाएगी, कमांडोज आ जाएंगे, गार्ड्स आ जाएंगे, आर्मी आ जाएगी, या जितने भी सिक्योरिटी के पर्सोनल्स हैं, जितने भी लोग लगे हुए हैं सिक्योरिटी के अंदर, चाहे वो प्राइवेट है चाहे इवन गवर्नमेंट के हैं, तो उन्होंने यार देश की रक्षा ही की है किसी ना किसी हद तक, जिसके कारण उनको सम्मानित जो है वो यहां पे करना जरूरी है। उनके लिए एक दिन जो है वो मनाना जरूरी है। तो यार इसमें याद रखना है 4th ऑफ मार्च को इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और यहां पे आप देख सकते हो नेशनल सिक्योरिटी डे 4th ऑफ मार्च। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी दिन हम क्या मनाते हैं? नेशनल सेफ्टी डे भी मनाते हैं
4 मार्च को बनाते हैं, उसका थीम था लर्न फ्रॉम डिजास्टर एंड प्रिपेयर फॉर ए सेफर फ्यूचर। तो आप देख सकते हो ये कोविड-19 एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, और भी तरह के आप डिजास्टर देख सकते हो, लाइक फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जिसके कारण जो है वो हमें डिजास्टर से सीखना चाहिए और आगे फ्यूचर में हम किस तरह से उनसे जो है वो बच सकते हैं उसको भी हमें जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। और किस तरह से सीखना है, क्या हमने करना है, तो इस चीज को जरूरी है। और नेशनल सेफ्टी डे जो है वो पहली बार 1972 में बनाया गया था, क्योंकि 1972 में बनाया गया था क्योंकि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है वो बनाई गई थी 1972 में, इसीलिए जो है वो इसको मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डे और नेशनल सेफ्टी डे दोनों 4 मार्च को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। Which institute will launch 90 days cruise missile to map genomes in Indian Ocean? तो इंडियन ओशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हो, जीनोम्स आप कह सकते हो, उनको मैपिंग करने के लिए एक क्रूज मिसाइल जो है वो लॉन्च की जाएगी। 90 डे का टारगेट होगा, मतलब 90 दिन के लिए इसको चलाया जाएगा। कौन सा इंस्टीट्यूट इसको चला रहा है, तो आपको हिंट के लिए मैं बता देता हूं कौन सा इंस्टीट्यूट चला रहा है। उसका हेडक्वार्टर मतलब वो कौन से स्टेट में है, तो वो गोवा में है दोस्तों। आपको मिलेगा गोवा में मोलम नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो इंस्टीट्यूट हमारे पास कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जो कि CSIR का एक इंस्टीट्यूशन है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट प्रोजेक्ट टू मैप जीनोम्स इन इंडियन ओशन, और वो कहां से स्टार्ट होगा, आप देख सकते हो गोवा से स्टार्ट हो रहा है, मॉरिशस में जाएगा, और इस तरह से 90 डेज का ट्रिप होगा, और कहां पे आ जाएगा, विजाग में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। तो गोवा से स्टार्ट हो गया, आंध्र प्रदेश में आएगा, और इसको कर कौन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। तो यहां पे आपको हेडक्वार्टर भी पता लग जाएगा। तो इसमें जीनोम्स और आप कह सकते हो प्रोटियोम, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स मैपिंग, फर्स्ट इनसाइड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन द इंडियन ओशन। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इंडिया की रिसर्च टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी इनटू द कमर्शियल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स। और यह माना जा रहा है कि अगर हमने ऐसे सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ढूंढ लिए जिससे हम कैंसर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इवन ग्लोबल लेवल पे यार एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स ऑफ ओशन टू क्लाइमेट चेंज एंड न्यूट्रिएंट स्ट्रेस, तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर हो रहा है, खास करके ओशंस के ऊपर। तो उसके ऊपर जो है जहां पे किया जाएगा, और ये इंडियन ओशन के अंदर किया जा रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूं, गोवा से स्टार्ट होगा और आंध्र प्रदेश तक चलेगा। गोवा में जो है वो स्टार्ट होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, और विजाग में जाके ये खत्म हो जाएगा। और इसमें सरकार ने एक इंफॉर्मेशन दी है कि यार 30 साइंटिस्ट जाएंगे, मतलब इस पूरे एक्सपीडिशन में 30 साइंटिस्ट जाएंगे, और सेकेंड वीक ऑफ मार्च के आसपास जो है, या मिड मार्च के आसपास जो है वो जाएंगे, और मिड मई के आसपास जो है वो वापस आ जाएंगे। एक्सपीडिशन जो है वो विशाखापट्टनम से भी स्टार्ट करेंगे, पहले मतलब विशाखापट्टनम से स्टार्ट होगा, फिर वो गोवा तक जो है वो पहुंचेंगे। अदरवाइज एक जो कुछ साइंटिस्ट जो है वो गोवा से स्टार्ट करेंगे और कहां पे पहुंचेंगे, विशाखापट्टनम तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से जो है वो करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन ओशन है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन आफ्टर द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हेडक्वार्टर गोवा। नेक्स्ट आते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू रिटेन एनुअल इंटरेस्ट रेट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी, तो हमने क्वेश्चन की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दी है कि यार जो हमारा EPFO ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो भी आपके प्रोविडेंट फंड में पैसा हो डालोगे या जो भी पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट जो है वो उन्होंने रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस साल भी 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में भी मार्च तक हम उसी को क्या रखेंगे, रिटेन रखेंगे। तो आपने बताना है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने रिटेन रखने का वादा जो है वो कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन फिर भी आपने याद रखना, एक सिंपल क्वेश्चन है कि 8.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा EPFO की तरफ से, जो भी आपके प्रोविडेंट फंड जो है वो वहां पे हैं। तो EPFO जो रिड्यूस कर दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5%, पहले इससे भी ज्यादा मिलता था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, और ये 2012-13 के बाद जो है वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है जो EPFO में प्रोविडेंट फंड के लिए दिया जा रहा है। अगर अदरवाइज इससे पहले इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होता था, ज्यादा होता था, लेकिन 8.5% इन्होंने 2019-20 में क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर है इसका। तो EPFO रिकमेंड्स 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट टू EPF सब्सक्राइबर फॉर द ईयर 2020-21।
तो आप देख सकते हो इसमें चाहे आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हो, टैक्स एग्जेम्पशन लेना चाहते हो, कोई भी आप किसी भी तरह से प्रोविडेंट फंड, पेंशन या इंश्योरेंस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो सारी की सारी चीजें जो है वो 8.5% इंटरेस्ट पे मिलेंगी। तो सीईओ कौन है इसके? सुनील बर्थवाल जी। और याद रखना है जो सीईओ ईपीएफओ के हैं उनको सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा नोट कर लें ताकि कल को अगर ये भी लाइन लिखी होगी तो आप समझ जाओगे कि यार ईपीएफओ की बात हो रही है। और नाम चाहे आप ओनली सुनील याद कर लें तब भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु लॉन्च्ड सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन। तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सीएसआईआर का तो आपको पता ही है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और वो फ्लोरिकल्चर में इसका मतलब किसका यूज करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं। सिंपल, इसका मतलब सीएसआईआर जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो कंबाइन करेगा किसमें? फ्लोरिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर में यार फ्लावर्स की जो खेती है वो आ जाएगी, इसमें हनी बी की खेती आ जाएगी, सीजनल क्रॉप्स आ जाएंगी, फ्लोरल क्रॉप्स आ जाएंगी, तो वाइल्ड ऑर्नामेंट्स आ जाएंगे, या आप कह सकते हो हनी बी आ जाएगा, मतलब शहद की खेती हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो फ्लोरिकल्चर में इंक्लूड कर सकते हो और इसका यूज होगा भी फ्लोरिकल्चर के अंदर। और सीएसआईआर इसके लिए एक टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करेगा ताकि इसको जो है वो हम बेहतर बना सके और इसमें फार्मर्स की इनकम को हम बढ़ा सकते हैं। और ये किसकी तरफ से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वो है हमारे पास यूनियन मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो आंसर याद रखना है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी करेंगे। और आप यहां पे देख सकते हो स्माइलिंग फेस, ऑलवेज स्माइलिंग पर्सन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और आप कह सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन। तो इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन एक बात याद रखनी है, खास करके अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इसको लागू किया गया, ना कि सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू किया। इस बात को थोड़ा सा आपने नोट करके रखना है और अपने दिमाग में एक दो बार इसको रिकॉल कर लेना है। और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम फ्लोरिकल्चर को इंप्रूव करेंगे और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लें, नई नई चीजें जो है वो इसमें खुलें, और खास करके जो सीजनल और एनुअल क्रॉप्स हैं, वाइल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, फ्लोरल क्रॉप्स हैं, हनी बी हैं, तो उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस साइंड ए को लेंडिंग एग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर होम लोन्स। तो यार कौन से बैंक ने जो है वो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के साथ जो है वो टाई अप किया है कि हम जो है वो होम लोन्स जो है वो क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे और लोगों का सपना जो है वो क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो फटाफट बताएंगे कौन से बैंक की यहां पे बात हो रही है। और वो बैंक जो है वो पहले डूब रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके एसबीआई उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो बैंक जो है वो आगे बढ़ सके। और मैं आपको हिंट देता हूं कि उसके एमडी और सीईओ कौन है? मिस्टर प्रशांत कुमार हैं। तो याद रख सकते हो एमडी और सीईओ कौन है उस बैंक के? प्रशांत कुमार है। टैगलाइन बता देता हूं, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। तो आंसर क्या होगा इसका? यस बैंक होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप देख सकते हो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड यस बैंक दोनों ने मिलकर जो है वो लोन देने स्टार्ट किए हैं जो घर खरीदना चाहते हैं। तो दोनों मिलकर ये चीजों का और लोगों का सपना जो है वो क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे। और साथ ही साथ ये होम बायर्स को एक कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो एक कन्वीनियंट और कस्टमाइज रिटेल लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने घर का सपना पूरा कर सकें। इससे क्या होगा? to boost local expertise and assist the bank to increase their footprint in the new locations। अब जहां पे यस बैंक है लेकिन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है यस बैंक नहीं है, तो दोनों आपस में टाई अप करके जो है वो ऐसा प्रोवाइड करेंगे। मतलब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो यस बैंक के पैसे को यूज करेगा और लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा कम इंटरेस्ट पे, और इससे क्या होगा कि आप घर को जो है वो आसानी से खरीद सकते हो। मतलब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और यस बैंक दोनों मिलके जो हैं वो रियल एस्टेट फाइनेंसिंग ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे बोरोवर्स को और वो घर खरीद सकते हैं। एमडी और सीईओ में बता चुका हूं प्रशांत कुमार। टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु टाइड अप विद द मैथ वर्क्स टू स्ट्रेंथ द डीप टेक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इन इंडिया। तो इसमें यार इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको ये पता लग जाए कि ये मैथ वर्क्स क्या है तो आप आंसर दे सकते हो। मतलब मैथवर्क्स जो है वो एक मैथमेटिकल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के लिए, जो कि स्टार्टअप्स को क्या करेगा? हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव करने में। मतलब कह सकते हो उनको इंजीनियरिंग सपोर्ट चाहिए, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई टूल की हेल्प चाहिए ताकि आप ऑनलाइन जो है वो उसको क्या कर सके? यूज कर सकें अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैथवर्क्स जो है वो टाई अप कर रहा है किसके साथ? ताकि वो जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको ये सब तरह की फैसिलिटीज जो हैं प्रोवाइड कर सकें। तो यार ये किसके साथ साइन किया है?
नीति आयोग के साथ साइन किया है, क्योंकि आपको पता है कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो किसका है, वो नीति आयोग का है। तो ये दोनों मिलके जो है वो क्या करेंगे, स्टार्टअप्स को अलग अलग तरह की चीजें जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिनसे उनको अलग अलग जो है वो टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे वो अपने स्टार्टअप्स को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि यार चाहे वो इंजीनियरिंग डिजाइन हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इनोवेशन हो, चाहे आप कह सकते हो टेक्निकल कंप्यूटिंग हो, मतलब जो भी चीजें हैं ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो नीति आयोग एंड अटल इनोवेशन मिशन मैथवर्क्स, जो कि एक मैथ लैब का ही आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर है, पार्टनर्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम, डीप टेक्नोलॉजिकल जो स्टार्टअप सिस्टम, और ये अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू किया जा रहा है, ताकि जो मैथवर्क्स हैं, द डेवलपर ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग टू स्ट्रेंथन द डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, ताकि उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। मेन एम यही है, टू एक्सटेंड द इंडस्ट्री टूल्स एंड एक्सपर्टीज टू दी स्टार्टअप्स एट एम विच इज लोकेटेड अक्रॉस दी कंट्री। तो जितने भी अटल इनोवेशन मिशन के अंदर जो है वो स्टार्टअप्स हैं, वो सारे स्टार्टअप्स को हम क्या प्रोवाइड कर सके, एक नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके, जो कि मैथवर्क्स जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो अपॉर्चुनिटी टू यूज मैथवर्क डोमेस्टिक एंड ग्लोबल रीच टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्टार्टअप प्रोडक्ट, सिंपल। और मिशन डायरेक्टर कौन है अटल इनोवेशन मिशन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामनाथन। तो आप सिर्फ याद क्या करोगे, मैंने हमेशा बताया रमन रमन करके याद कर लो, आंसर गलत नहीं होगा, रमन रमन, तो इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिलायंस पावर फॉर्म्स ज्वाइंट वेंचर विद जेरा, जो कि एक जापान की कंपनी है, फॉर 745 मेगावाट प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ जितना स्लाइड में मैंने बताया है उतना ही आपने याद रखना है, और कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हम बहुत पहले भी कवर कर चुके हैं, ये अब इंप्लीमेंट हो रहा है प्रोजेक्ट, और कुछ नहीं है। तो इसलिए सिर्फ स्लाइड के थ्रू इसको कवर करना, और कुछ नहीं है, कि रिलायंस पावर और जापान, मतलब इंडिया और जापान की कंपनीज जो हैं, वो कौन सी कंट्री के अंदर एक 745 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें नेट जो उत्पादन होगा वो 718 मेगावाट होगा, लेकिन अदरवाइज टोटल कैपेसिटी 745 मेगावाट की है। तो आंसर क्या होगा इसका, बांग्लादेश होगा। दोस्तों याद रखना है क्या आंसर होगा, बांग्लादेश होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, रिलायंस पावर ज्वाइंट वेंचर विद जेरा, जेरा कहां की कंपनी है, जापान की कंपनी है, 745 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कहां पे, बांग्लादेश में। सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक साइंड एमओयू विद द इंडियन आर्मी फॉर सैलरी अकाउंट। फिर से एक सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन आर्मी इसमें लिंक्ड है। और कौन से बैंक ने ये साइन अप किया है कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सैलरी अकाउंट जो है वो खोलेंगे, चाहे वो आप कह सकते हो कि अभी भी काम कर रहे हुए लोग हैं आर्मी के अंदर, या फिर रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल है, उनको भी ये अकाउंट की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। तो ये बैंक कौन सा है दोस्तों, ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप यहां पे देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक और इंडियन आर्मी के बीच में टाई अप हुआ है कि आपके सैलरी अकाउंट जो है वो कोटक महिंद्रा खोल के देगी, और ये एक्टिव और रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल के लिए अवेलेबल है। और साथ ही आप कह सकते हो कि जितने भी एक्टिव और रिटायर्ड पर्सोनल हैं जो इसके अंदर सैलरी अकाउंट्स के अंदर आ जाएंगे, वो कोटक के जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, सारी की सारी जो है वो यूज कर सकते हैं। और इसमें इनको जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट मिलेगा, और इनको 4% इंटरेस्ट भी मिलेगा अगर आपका पैसा जो है वो उसमें पड़ा हुआ है। और इसमें एक चीज फीचर एडेड है जो कि बाकी सैलरी अकाउंट में सब में नहीं होता, कि एटीएम ट्रांजेक्शन जो है वो वीजा एटीएम्स के ऊपर फ्री है, मतलब कितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। और कोटक के बारे में आपने याद रखना है, ये इंडिया का पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि बैंक में कन्वर्ट हुआ था। ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा चुका है, और बच्चे मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करते हैं। और इसकी टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल। एक तो ये याद रखना है, एमडी और सीईओ तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं, कौन है, उदय कोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट लॉन्च द पथ प्रदर्शक फ्री कोचिंग फैसिलिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसका लक्ष्य क्या है कि फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करनी है, ताकि आप आराम से अपने एग्जाम्स की जो है वो तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जो भी बच्चे जो है वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की जनरली तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को। लेकिन खास करके आईएएस और जो हमारे पास आप कह सकते हो कि स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज हैं, उनके लिए प्रेपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवाई जाएगी। और इसका नाम क्या है, पथ प्रदर्शक। और आपने याद रखना है, ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ABHYU, अभ्युदय योजना, तो उसके अंदर भी जो है वो स्टार्ट किया गया था, और इसी इनिशिएटिव के अंदर उत्तर प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। और मैं बात करूंगा योगी आदित्यनाथ जी की, और यहां पे गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी। और यहां पे आपने याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप देख सकते हो पथ प्रदर्शक फ्री कोचिंग फैसिलिटी है, जो कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है, और ये आईएएस और प्रोविंशियल सिविल सर्विस की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या करवाएंगे, तैयारी करवाएंगे।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कोलैबोरेट विद विच इंस्टीट्यूट टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेम्स। तो यार आप सोच रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, बच्चे की गेम्स के लिए एक सेंटर बन रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन यार ये हमारे टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए है, हमारे बच्चों की जो हम कह सकते हैं प्रतिभा है उसको आगे लेके आने के लिए है। तो चाहे वो टॉय है, चाहे मतलब कोई खिलौना बनाना चाहते हो, चाहे गेम डिजाइनिंग कंपटीशन हो, तो उसके अंदर जो है वो आपने क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, ताकि हम सेल्फ रिलायंट जो है वो बन सके, मतलब गेम्स में हम जो है वो आगे आ सकें। तो एक प्रोग्राम था महाराष्ट्र के अंदर पैन इंडिया का, खेल खेल में, तो उसके अंदर प्रकाश जावड़ेकर जी गए थे और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके जो है, आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके जो है वो क्या बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर गेम्स। मतलब वहां पे क्या स्टैब्लिश किया जाएगा, वहां पे टॉयज बनाए जाएंगे, गेमिंग रिलेटेड चीजें जो हैं वो बनाई जाएंगी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि कर्नाटका के अंदर भी हम बहुत जल्दी जो है वो इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लेके आ रहे हैं टॉयज के लिए। टॉयज का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब है कि इतना बड़ा होगा, उसमें बहुत सी फैक्ट्री जो है वो सिर्फ टॉयज से रिलेटेड होंगी, वो सिर्फ टॉयज ही बनाएंगी। तो दिस इज द क्लस्टर, वो कहां पे लेके आने वाले हैं, कर्नाटका के अंदर। तो आप देख सकते हो कि आईआईटी बॉम्बे के साथ जो है वो मिलकर ये बना रहे हैं एक्सीलेंस इन टॉयज एंड गेमिंग रिलेटेड एरियाज। लेकिन इंडिया पहली बार जो है वो ऐसा कर रहा है, इंडिया फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कहां पे खोलेगा, कर्नाटका के अंदर। और प्रकाश जावड़ेकर जी का जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उनके बारे में याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। नेक्स्ट आते हैं, आईआईटी मद्रास स्टार्टअप पाई बीम लॉन्चेस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कॉल्ड। सिर्फ जितना इसमें लिखा हुआ है सिर्फ वही कवर करना है आपने कि आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है पाई बीम, वो जो है वो एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बना रहा है, उसका नाम बताना है, तो आंसर क्या होगा, पाईमो। तो याद रखना है पाईमो उन्होंने बनाया है और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, ये टू व्हीलर है और माना जा रहा है कि ये 50 किलोमीटर जो है वो इसकी क्या होगी, रेंज होगी, और स्मार्टफोन से ही आप इसको क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। ये एक अच्छा है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है और स्मार्टफोन से क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। और 90% ऑफ द पीमो प्रोडक्ट कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इसका मतलब मेक इन इंडिया कंसेप्ट को या आत्मनिर्भर भारत को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इतना कितना याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, न्यू बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड्स ऑथर्ड बाय राजीव मल्होत्रा। तो यार सिर्फ एक बार बुक का नाम जो है वो आप पढ़ लेंगे, तो क्योंकि बुक का नाम जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ गया क्वेश्चन तो आप इसको कवर कर सकते हो अगर आपने एक बार इसको पढ़ा होगा। मतलब ये बता रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स इसमें बताए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। बस इतना याद रखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बुक किसने लिखी है, राजीव मल्होत्रा ने। नेक्स्ट, मोर देन 931 मिलियन टन्स। तो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा इसको, क्या कहूंगा एक इंफॉर्मेशन कहूंगा कि मोर देन 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट जनरेटेड इन 2019। ये एक डाटा जो है वो किसने दिया, यूनाइटेड नेशन फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 में ये डाटा दिया गया है। मतलब आप कह सकते हो कि एट ग्लोबल लेवल 74 kg पर कैपिटा ऑफ फूड इज वेस्टेड ईच ईयर। मतलब इतना यार फूड वेस्ट हो रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा खाने के लिए, भूख के कारण मर रहे हैं लोग। और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है 12 नंबर का, 12.3 है बेसिकली, जिसमें हमने फूड वेस्टेज को क्या करना है, कम करना है, फूड लॉस को हमने क्या करना है, कम करना है। और ये डाटा जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से गया है। हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया होगा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके, आयंगर एंडरसन। नेक्स्ट आता है इंडियाज 4th पार्टनर एनर्जी सेटअप ज्वाइंट वेंचर इन इंडोनेशिया। तो यार इंडियाज 4th एक कंपनी का नाम है जो कि एक एनर्जी बेस्ड कंपनी है, पार्टनर विद एनर्जी सेटअप्स, पार्टनर एनर्जी सेटअप ज्वाइंट वेंचर इन इंडोनेशिया। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना याद रखना है कि इंडोनेशिया में इन्होंने एक टाई अप किया है। 4th पार्टनर एनर्जी एक कंपनी का नाम है और इन्होंने जो पार्टनरशिप की है वो की है इंडोनेशियन एनर्जी कंपनी है जिसका नाम है इंडिका एनर्जी। तो उनके साथ मिलकर जो है वहां पे क्या बनाएंगे, एक जो है वो पूरा का पूरा टाई अप उन्होंने किया, तो वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे इंडोनेशिया के अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा। नेक्स्ट, 2021 सेट टू बी मेक और ब्रेक ईयर टू कम्बैट ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी। तो वो कह रहे हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या तो मेक और या फिर आप कह सकते हो ब्रेक। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन या ये स्टेटमेंट जो वो किसने दिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट दी है एंटोनियो गुटेरेस ने। मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूं। तो एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से ये कहा गया है कि 2021 का ईयर या तो बना सकता है या फिर क्या कर सकता है, पूरा का पूरा खराब कर सकता है। ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी को हमें देखना होगा, क्लाइमेट चेंज से बचना होगा। क्योंकि यार 2021 उन्होंने इसलिए कहा है
क्योंकि हम पेंडेमिक से उबर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, खास करके कार्बन एमिशन को। ऐसे नहीं कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, डिमांड और सप्लाई की चेन को बढ़ाना है, जिसके कारण हम इंडस्ट्रीज को फुल फ्लैज चलाते रहें। तो यार पेरिस एग्रीमेंट को भी ध्यान में रखना है, और एक टारगेट भी है जिसके अंदर 45% एमिशंस को हमने कम करना है 2030 तक, जितना 2010 में था उससे भी 45% कम करना है। तो ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है यूएनएफसीसीसी की तरफ से, जो कि हेडक्वार्टर कहां पे है, जिसका बोन जर्मनी के अंदर। और आपने एक बात याद रखनी है कि COP26, मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 की, कहां पे होने वाली है, ग्लासगो के अंदर होने वाली है, स्कॉटलैंड के अंदर ये होने वाली है। इस चीज को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यू टू कोविड हैज इंपेक्टेड 247 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया। तो यार ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर कोविड-19 आ चुका है तो, या अभी भी चल रहा है, इवन अभी तो इंडिया में बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो यूनिसेफ की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है कि इतने ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें क्या हुए हैं, इफेक्ट हुए, मतलब 247 मिलियन लोग जो है इसमें इफेक्ट हुए, चाहे वो एलिमेंट्री चाहे वो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ते हों। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, हेनरिटा एच फॉरे। नेक्स्ट, चाइना रीगेन्स इट्स पोजीशन एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी चीजें तो बैन कर दी हमने चाइना से, लेकिन यार फिर भी चाइनीज मोबाइल्स हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज हैं, इतनी चीजें जो है वो हम क्या करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना आज भी जो है वो लार्जेस्ट जो है वो पार्टनर है, मतलब 75.9 बिलियन डॉलर का जो हमने ट्रेड जो है वो चाइना के साथ किया है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 5 मार्च 2021 के आंसर की बारी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस। ये मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जा सकता कभी भी कि जो नॉइस के हमारे यूनिट हैं वो बेसिकली क्या हैं। तो यार इससे सिंपल क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा डेसिबल। तो सब बच्चों ने आंसर सही दिया, मतलब द साउंड यूनिट इज एनी अकॉस्टिक यूनिट ऑफ साउंड मेजरमेंट, तो वो डेसिबल है। मतलब नॉइस ऑफ साउंड मेजरमेंट जो है वो डेसिबल्स में काउंट की जाते हैं। कई बार आप डीबी लिखा हुआ देखते हो, तो डीबी का मतलब होगा डेसिबल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी वाटर इज सॉल्टियर देन रेन वाटर बिकॉज। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, होम साइंस का क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि जो समुद्र का पानी है वो क्यों जो बारिश का पानी है उससे ज्यादा खारा होता है। तो यहां पे आप ऑप्शंस दे सकते हो जो कि बहुत ही सिंपल है और एलिमिनेट कर सकते हो आराम से, जैसे कि सी एनिमल्स आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, द एयर अराउंड द सी इज सॉल्टिश, rivers wash away salts from earth and pour them into the sea, sea beds have salt producing mines। तो इसमें से आपने आंसर को बताना है और ओनली कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। यार हमें 700 प्लस लाइक्स चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रोवाइड करोगे। सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर दें। और मैं फिर से एक बार आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम वीडियो को जो है वो सुबह ही अपलोड कर दिया करेंगे और कल वाला वीडियो भी जो है सुबह अपलोड हो जाएगा। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा और आप पीडीएफ को पढ़ते रहें, आप वीडियोस को देखते रहें, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका करंट अफेयर जो है वो जरूर स्ट्रांग होगा, क्योंकि 90 से 95% करंट अफेयर हमारे ही करंट अफेयर से कवर करवाए जाते हैं। यही जेन्युइनिटी है अफेयर्स क्लाउड की और यही हमारी टीम का हार्डवर्क है। और मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज फन और हमेशा एंजॉय करें, लाइफ इज ब्यूटीफुल। और बस इतना जरूर करते रहें कि यार सारी चीजों को एंजॉय करें, आप पढ़ें भी है ना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, सारी चीजों को अच्छे से करें। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बस खुश रहें, क्योंकि खुश रहोगे तो इसका मतलब आपका एग्जाम जल्दी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।